मैं बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि सचिवालय कर्मचारी और सरकारी का कर्मचारी जो होता है कट्टो कट बात करता है। ऐसा है क्या? मैं बता दूं, यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं जो आने वाला उत्तर प्रदेश का और भारत का एक नया आयाम बन सकता है, एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ही बनेगा। तो रास्ते में अक्सर मैं अपनी गाड़ी से रुक करके मैं देखा करता था कि रोड के किनारे कुछ अच्छे झील है, तालाब है, कुछ अच्छे लैंडस्केप मुझे बहुत बढ़िया लगते थे। तो मैं अपने मोबाइल से फ़ोटो वगैरह लेता था और मुझे अच्छा लगता था कि फ़ोटो लेते हैं। कि एक अच्छी तस्वीर एक नॉर्मल तस्वीर में क्या फ़र्क होता है? मैं एक तस्वीर में वो अच्छी क्यों नहीं आती कि वही तस्वीर आप लेंगे तो क्यों अच्छी आती है? कभी ऐसी फ़ोटोज़ होती है जो मुझे शायद उतनी अपीलिंग नहीं लगती लेकिन पब्लिक को पसंद आती है। दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद लखनऊ आ गए, लखनऊ में भी सचिवालय में काम करते थे, लेकिन फिर बाराबंकी से कुछ ऐसा प्रेम होता है कि वहीं पर रह जाते हैं। हाँ, जो इसरो ने 400 से ज़्यादा, जी 400 से ज़्यादा वेटलैंड है और प्राइवेट ज़मीन भी वेटलैंड हो सकती है। मान लीजिए उसमें पानी भर गया, बहुत सालों तक पानी भरा रहा। और सही बताएं प्रतीक जी, अगली बार हम लोग जब पॉडकास्ट करेंगे तो किसी वेटलैंड के किनारे करेंगे। 250 प्लस स्पीशीज मैंने उसका दीवाना हूँ कह लीजिए। क्या बात है, ये भाभी को पता है दीवाना? वो जानती हैं। उनको लगा कि यार मेरे जिले में कोई काम करने वाला व्यक्ति है और वो इतनी सारी जानकारियां मुझसे मुफ्त में जो है दे रहा है। सचिवालय के कर्मचारी हैं यूँ तो, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो देखकर नहीं लगता सचिवालय के कर्मचारी बड़े क्रिएटिव व्यक्ति। नवीन बनाधा जी मेरे साथ। मैं बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि सचिवालय कर्मचारी और सरकारी का कर्मचारी जो होता है कट्टो कट बात करता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय कम होता है, कहते हैं लोग जाते हैं अपनी पर्ची लेकर और वो तुरंत कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा। नहीं, सचिवालय तो बाहर के लोग कम आते हैं, देखा जाए तो पब्लिक अपीयरेंस कम है वहाँ पे। सचिवालय का अपना एक मैकेनिज्म है काम करने का, वहाँ सचिवालय भी वहाँ एक अलग कार्यशैली है और पॉलिसी मेकर्स हैं एक तरह से। सचिवालय में जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, वहाँ पॉलिसी बनाते हैं। तो आम जनता से बहुत वो नहीं है, डायरेक्ट 1 to 1 बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, सचिवालय एक इम्पोर्टेंट जो है जगह है, काम करना पड़ता है। तो ये क्रिएटिव काम कैसे आया? कैसे आप फोटोग्राफर बन गए? कैसे आपको बाराबंकी के वेटलैंड्स पर तो हम बात करने आए हैं। मैं बता दूं, यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं जो आने वाला उत्तर प्रदेश का और भारत का एक नया आयाम बन सकता है, एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ही बनेगा। लेकिन फिलहाल आप कैसे क्रिएटिव फील्ड में आ गए? देखिए, बाराबंकी में 2012-13 में मेरी पोस्टिंग हुई ऑडिट डिपार्टमेंट में। मैं इससे पहले ऑडिट डिपार्टमेंट में एज ए ऑडिटर, मैं सीनियर ऑडिटर में काम करता था। तो मेरी पोस्टिंग हुई और मेरी हैदरगढ़ पोस्टिंग हो गई। तो चीनी मिल और वहाँ की गन्ना समितियों में मैं ऑडिट करने जाता था। मेरे घर से दूरी करीब 50 किलोमीटर थी। तो रास्ते में अक्सर मैं अपनी गाड़ी से रुक करके मैं देखा करता था कि रोड के किनारे कुछ अच्छे झील है, तालाब है, कुछ अच्छे लैंडस्केप मुझे बहुत बढ़िया लगते थे। तो मैं अपने मोबाइल से फ़ोटो वगैरह लेता था और मुझे अच्छा लगता था कि फ़ोटो लेते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा लगा कि इसको और अच्छा करना चाहिए, तो मैंने फिर कुछ कैमरे वगैरह लिए, DSLR कैमरे लिए और करते करते वो फोटोग्राफी। और फिर उसके बाद मैं वेटलैंड से जुड़ गया, तालाबों के बहुत करीब जाने लगा। तो मैं वेटलैंड से जुड़ गया और वेटलैंड का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आने लगा। फिर मुझे लगा कि ये तो खत्म होते जा रहे हैं, तो मैंने इनके कंजर्वेशन के लिए एक तरह से काम शुरू किया। मैंने बहुत सारे पहले फोटोग्राफर से और इस फील्ड के लोगों से बात करी है। मैं उनसे हमेशा सवाल पूछता हूँ कि एक अच्छी तस्वीर एक नॉर्मल तस्वीर में क्या फर्क होता है? मैं एक तस्वीर में वो अच्छी क्यों नहीं आती कि वही तस्वीर आप लेंगे तो क्यों अच्छी आती है? नहीं, ये अपना अपना परसेप्शन है। मुझे लगता है हर फोटोग्राफर जानता है कि उसकी कौन सी फोटो अच्छी है, बुरी है। और कुछ फोटो में लोग क्रिएटिविटी देखते हैं और कुछ फोटो में लोग सिंपलिसिटी देखते हैं। मैं उन फोटोज में नेचर कंजर्वेशन को देखता हूँ। मैं अपनी फोटो के जरिए लोगों को चाहता हूँ कि वो एक संदेश चला जाए उस फोटो से। तो मेरा मानना थोड़ा अलग है, बहुत ऐसा नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन है सबका अपना अपना। और कभी कभी कुछ फोटोज को बहुत ही अच्छी होते हुए भी उसको इतना अप्रिशिएशन नहीं मिल पाता है। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि बहुत अच्छी फोटो है मेरे, एज ए फोटोग्राफर मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया फोटो मैंने ली है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो लोगों का रुझान बड़ा डल सा रहता, तो मुझे लगा कि अरे यार ये क्या चक्कर है। तो और कभी कभी ऐसी फोटोज होती है जो मुझे शायद उतनी फीलिंग नहीं लगती लेकिन पब्लिक को पसंद आती है। और मैं अपनी फोटोज के साथ साथ अक्सर मैं वेटलैंड कंजर्वेशन और मिशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करता हूँ। तो मेरा मोटो भी यही है और पिछले 10, 12, 15 सालों से मैंने बाराबंकी में काफी समय दिया है
वेटलैंड को, और अब मुझे लग रहा है मेरे लाइफ का एक उद्देश्य भी बन गया है। कई मैंने लक्ष्य तय किए हुए हैं वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर। दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद लखनऊ आ गए, लखनऊ में भी सचिवालय में काम करते थे, लेकिन फिर बाराबंकी से कुछ ऐसा प्रेम होता है कि वहीं पर रह जाते हैं और आज भी वहां जाकर फोटोग्राफ्स लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं। ऐसा क्या है वहां की तस्वीर में जो आपको इतना खींचता है? हाँ, मुझे लगता है कि बाराबंकी को लोग, जैसे लोधेश्वर धाम है हमारे यहाँ, महादेवा लोधेश्वर धाम है, एक देवा शरीफ है, तो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बाराबंकी को लोग जानते हैं कि भाई कोई एक महादेवा का मंदिर है और एक देवा शरीफ का एक दरगाह है। लेकिन बाराबंकी को एज ए वेटलैंड और इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने देखा नहीं। तो जब मैं इससे जुड़ा कंजर्वेशन से, तो मुझे लगा कि वेटलैंड एक जो है इको टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट बन सकते हैं। तो बाराबंकी वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 400 से ज्यादा वेटलैंड्स है, जो हाँ, जो इसरो 400 से ज्यादा? जी, 400 से ज्यादा वेटलैंड है। और सैक 2021 का एक एटलस है, इसरो ने उसमें जियो मैपिंग की थी। ओके। तो उसमें करीब 400 प्लस जो है वेटलैंड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। सिर्फ इसी छोटे से एरिया में, जिसको हम बाराबंकी कहते हैं? छोटा एरिया नहीं है, बड़ा है। बाराबंकी बहुत बड़ा जिला है देखा जाए, लेकिन हाँ, एक जिले में इतने वेटलैंड होना ये बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है यूपी में सेकंड नंबर पे हम हैं, शायद मुझे पहला नहीं ध्यान आ रहा है कौन है, लखीमपुर है या क्या है, लेकिन बाराबंकी जो है वो काफी रिच है वेटलैंड्स के मामले में। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे यहाँ पे कुछ अच्छी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, घाघरा है, कल्याणी है और गोमती है। इसके अलावा कुछ ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, उनकी जो सहायक नदियां हैं, सुमली है, रेट है। कई ड्रेनेज बहुत अच्छा है यहाँ का, जो खासकर नेचुरल ड्रेन, जिसको एक तरह से प्राकृतिक नाले बोलते हैं, तो जब पानी का जल भराव बहुत हो जाता है, और हर ड्रेनेज सिस्टम जो काम कर रहा है वो किसी न किसी वेटलैंड से, तालाब से जुड़ा हुआ है। और इसलिए बाराबंकी का जो ड्रेनेज सिस्टम है अच्छा है, और यहाँ पे वेटलैंड्स इतने ज्यादा हैं, ये भी एक रीजन है। वेटलैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि, नम भूमि। आर्द्र मतलब जो नम रहे, ऐसी मतलब एक संतृप्त रहे पानी से। तो उस एरिया में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कभी भी हो पाएगा, या होना चाहिए, या होगा तो फ्रूटफुल होगा। वेटलैंड एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझिए, मतलब कोई किसी की प्राइवेट जमीन भी वेटलैंड हो सकती है। मान लीजिए उसमें पानी भर गया, बहुत सालों तक पानी भरा रहा, ऐसे तो बारिश होती तो घर के बाहर भी पानी भर जाता नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन लंबे समय तक अगर कोई जल भराव रहता है या पानी रहता है, तो उसमें बाहर के आप देखेंगे, अचानक आप कभी कभी फील करते होंगे कि बारिश हुई और अचानक से मेढक आ गए, छिपकलियां आ गई, कुछ और बर्ड्स आ गई, तो वो कहाँ से आ जाए? तो नेचर है, नेचर अपना काम करना जानता है। तो वेटलैंड किसी की प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, वेटलैंड तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकती है, नदी का किनारा भी हो सकता है, नदी खुद एक वेटलैंड हो सकती है। जैसे नदी के कई बार ऐसा होता है कि नदी एक मियांडर बनाती है, नदी जब चलती है तो वो घूमते हुए चलती है, मतलब अपना किनारा तोड़ देती है, फिर वो मियांडर के रूप में, उनको मियांडर ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो वो ऑक्सबो लेक जब छूट जाती है तो वो भी एक वेटलैंड बन जाता है। जैसे भगर, एक हमारे यहाँ बाराबंकी में भगर लेक है, मैं उसको कहूंगा कि वो ऑक्सबो लेक है। घाघरा ने बहुत पहले, हजारों साल पहले अपनी जो है जगह को चेंज किया था, हारा को, और वो ऑक्सबो लेक बन गई। तो इस तरह से हमारे यहाँ प्राकृतिक, मुझे लगता है जो नेचुरल लेक्स हैं, करीब मुझे जिन जानकारी के अनुसार 119 के आसपास जो हमारे यहाँ, हाँ 119 जो है लेक्स हैं, जो नेचुरल लेक्स। एक राजस्थान में उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। तो डू यू थिंक आने वाले टाइम में बाराबंकी सिटी ऑफ लेक्स बन सकता है या सिटी ऑफ वेटलैंड बन सकता है? हाँ, मैं कहता भी हूँ कि बाराबंकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेटलैंड्स है, या वेटलैंड्स का जनपद है। और मैंने अभी कोशिश किया था, एक छोटी सी एक बुक भी लिखने का प्रयास किया था बाराबंकी के इको पर्यटन में, जिसमें मैंने पूरे वेटलैंड की बात कही थी। और बाराबंकी के तत्कालीन डीएम साहब थे सतीन कुमार सर, तो उनसे काफी प्रेरित हुआ मैं, और फिर उन्हीं के रहते वो किताब भी लिखी, और बाद में एक एग्जीबिशन भी कराया था बड़े अच्छे लेवल पे। सर का बहुत सहयोग रहा। सर तो खैर बहुत सहयोगी थी, सर ने से हमने भी बात करके रखी है। अब हम जब वेटलैंड की बात करते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आम जनता कम जानती। आप किस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं लोगों को? देखिए, वेटलैंड नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वेटलैंड
जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आम जनमानस के लिए जरूर वेटलैंड एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश में 2017 का शायद आदेश था, मैं क्लियर अगर हूँ तो, और उसके बाद भारत सरकार ने एक वेटलैंड रूल 2017 बनाया जो सभी राज्यों पर लागू हुआ है, और कुछ राज्य उसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारा स्टेट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो क्या है कि वेटलैंड के बारे में जब हम बात करते हैं गांव में, तो लोगों को वेटलैंड एक नया कॉन्सेप्ट लगता है कि वेटलैंड एक्चुअल में अंग्रेजी वर्ड है, और हिंदी में इसको आर्द्रभूमि कहते हैं, नमभूमि, जैसे मैंने बताया भी। तो ग्रामीणों को ये समझाना है कि बेसिकली ये तालाब पोखर है। उनको मैं बहुत वेटलैंड नहीं चिल्लाता उनके, जाहिर है समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये तालाब है, ये पोखर है और आपका है, और अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है वहाँ के लोगों को, क्योंकि वो तालाब, एक बड़ा पोखर, एक बड़ा वेटलैंड लिवलीहुड के लिए भी बहुत जरूरी है। रोजगार के अवसर वहाँ मिल सकते हैं। उसके बाद खाना है, पानी है, जानवरों के लिए पानी है, बहुत सारे वहाँ वाटर लेवल को मेंटेन करना है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो वेटलैंड बनाता है। और खासकर वेटलैंड के किनारे बसे गांव में आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये भी एक कारण है। उसके पीछे क्या रीजन है? ऑब्वियस सी बात है कि वेटलैंड में जो अपना एक उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे वेटलैंड की अपनी एक दुनिया है, जहाँ एक छोटे कीट पतंगे से लेकर के जो एक एक्वेटिक जो जीव है, छोटा जीव से लेकर के बड़े कीट पतंगे, फिर उसके बाद उसमें मछलियां हैं, केकड़े हैं, और जो मैमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, और रेप्टाइल्स हैं। उसके अलावा कई एम्फीबियंस और भी तमाम जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं। और वहाँ का जो वेटलैंड में क्या है कि कुछ जो उनकी वीड्स है, कुछ ऐसी वीड्स होती हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, और वेटलैंड को किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। जैसे हमारी किडनी हमारे रक्त को, हमारे खून को साफ करती है और विषैले तत्वों को खत्म करती है, ऐसे ही वेटलैंड का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसके बहुत ज्यादा कार्बन और नाइट्रोजन को वो करके, और वो उसमें एक तरह से उसको क्लीन करने का काम कर रही है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वेटलैंड। तो इसके आसपास लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेहतर रहता है। अब जब आप जाते हैं वहां पर फोटोग्राफ लेने, तो कितने बजे आप पहुंचते हैं? मैं आपकी दिनचर्या इससे जानना चाह रहा हूँ कि सरकारी काम के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, टफ है। मतलब ऐसे तो सेक्रेटरीट 5 दिन रहता ही है, तो मैं 5 दिन तो बिल्कुल नहीं जा पाता हूँ। अगर बीच में कोई छुट्टी मिल गई या है तो मैं समय निकाल लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग है, मुझे आज जाना है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके निकल के आता हूँ, और वेटलैंड्स पे 1-1.5 घंटे फोटोग्राफी की और कुछ ऑब्जर्वेशन करके वापस मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर लेता हूँ। और ऐसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में जाऊँ, खासकर गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग, और सर्दियों में तो दोपहर में। फिर अगर सैटरडे संडे मिलता है या कोई वीकेंड में कोई छुट्टी मिल गई तो उस दिन देख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। फोटोग्राफ लेने जाते हैं तो वहां पर सबसे यूनिक चीज आपको क्या याद पड़ती है देखिए आपने इतने टाइम में? मेरे लिए तो सब यूनिक है। वेटलैंड में तो बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे कीट पतंगे हैं, तितलियां हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं तो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी कभी कभी ले जाता हूँ। और हाँ, अगर ऐसे मैं कहूँ कि वेटलैंड के किनारे मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, कौन सी बर्ड्स, तो मैं सारस को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी फोटोग्राफ करना, क्योंकि हमारा स्टेट बर्ड भी है सारस, और वो वनरेबल है IUCN रेड लिस्ट में भी जो। और सारस बहुत ही प्यारा पक्षी है। अभी सारस के कंजर्वेशन के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं 2 साल से सारस की गणना में भी शामिल हो जाता हूँ, मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुलाता है तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ उनके साथ में, मुझे अच्छा लगता है। सारस बहुत ही प्यारा पक्षी है और इतना अच्छा है, आप भी उसे करीब से देखेंगे तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। गणना किस तरीके से करते हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ, नहीं, उसका एक मैकेनिज्म है। मतलब बेसिकली आप अपनी आंखों से जितने पक्षी देखते हैं, कुछ जगह है 40-50 जगह आपने चिन्हित कर ली है कि हमें तालाब के किनारे, झील के किनारे, पहले से कुछ अगर आपको सूचना है
कि हम वहां जाके हमें सारस मिलेंगे, तो हम काउंटिंग करते हैं बेसिकली, उनकी काउंटिंग हो जाती है और प्लस माइनस तो होता ही है, कोई ट्रैप या कैमरा ट्रैप या ऐसे नहीं करते हैं, उसकी काउंटिंग पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है करता है और उनके कर्मचारी करते हैं पूरी, और फिर वो भारत सरकार को भी जाता है और राज्य सरकार को भी डेटा जाता है। क्रिएटिव इंसान अक्सर वैसे ही थोड़ा नेचर के करीब होता है, और आप तो दोनों तरफ से नेचर के करीब हैं, क्योंकि वेटलैंड के पास भी जा रहे हैं, क्रिएटिव भी हैं। आपको कभी लगा कि ये वेटलैंड्स आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? क्योंकि ये एहसास मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को होता है जब भी नेचर के पास जाते हैं। कभी लगा कि यार शायद तभी आप इनके लिए इतना ज्यादा काम भी करते हैं या कर रहे हैं लगातार? हाँ, वेटलैंड्स मतलब एज ए फोटोग्राफर या एज ए कंजर्वेशनिस्ट अगर मैं सोचता हूँ, तो मैं पिछले 10-12 सालों में मैं देख रहा हूँ कि वेटलैंड्स धीरे धीरे मतलब जैसे लग रहा है कि उनकी मतलब उम्र कम हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वेटलैंड्स कई हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसकी वजह से भी ना समझी में, मैं कहूँगा जागरूकता की कमी है लोगों में, तो जरूर वेटलैंड्स मुझसे बोल रहे हैं कि कोई बचाए मुझे, और इसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मीडिया के लोग भी इसमें साथ आएं, और मैं अक्सर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम में भी शामिल होता हूँ या मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ, तो जिले के तमाम अफसरों को भी कोशिश करता हूँ कि उनको भी इन्वॉल्व करूँ और जागरूकता इस तरह से हो कि अफसरों में भी जागरूकता हो और मीडिया पर्सन्स में भी जाए और लोगों में भी जाए, स्कूल के बच्चों में जाए। जैसे मैंने एग्जीबिशन किया था तो मेरा मकसद यही था कि बाराबंकी की बायोडाइवर्सिटी को सबके सामने लाना है, और मुझे लग रहा है पहली बार बाराबंकी में कोई ऐसा एग्जीबिशन हुआ। और किसी सीनियर ने मुझे बताया था कि शायद मैं ऐसा पहला फोटोग्राफर हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, जिसने किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए पहली बार कोई एग्जीबिशन किया है। नॉर्मली लोग बाहर के तमाम जगहों की, अलग अलग जगहों की, मैंने एक पर्टिकुलर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को लेकर के एक एग्जीबिशन किया। ये भी एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, और इससे फायदा ये हुआ कि उस एग्जीबिशन के बाद से खासकर मीडिया के लोग अब वेटलैंड और जो कंजर्वेशन है उससे जुड़ने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मीडिया इसको हाथों हाथ ले रहा है, और मीडिया का रोल आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से मैं कहूँगा देश का चौथा स्तंभ है, संविधान का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया का रोल इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे तो प्रशासन के बाद अगर सबसे ज्यादा रोल किसी का है तो वो मीडिया का है, क्योंकि जनता तक सारी बात पहुंचानी है, जनता तक बातें जाएंगी तो अच्छा रहेगा मीडिया के माध्यम से। हम बात कर रहे थे कुछ ऑफ द कैमरा, हम कुछ बात कर रहे थे तो मालूम पड़ा कोविड में आपने भी बहुत कुछ झेला, हमने भी बहुत कुछ झेला। मैं खुद आईसीयू का खिलाड़ी था, बच गए किसी तरह। लेकिन अभी जब आपसे बात करते करते ये एहसास हो रहा था, जैसा आपने बता रहा था कि वहाँ आप बता रहे थे कि वहाँ पर वेटलैंड्स में लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो कोविड के दौरान वहाँ के लोगों का क्या हाल था? प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए भी वो बड़ा शॉकिंग था। आफ्टर कोविड जैसे लॉकडाउन हुआ और फिर ये हुआ कि फोटोग्राफी करने चलते हैं और ऐसे ही घूमते टहलते भाई मेरे वेटलैंड्स का क्या हाल है। जी जी जी। तो मैंने देखा कि उस समय वेटलैंड्स काफी अच्छे हो गए थे, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह काफी कम हो गया था लॉकडाउन के बाद, और काफी चीजें बहुत बढ़िया थी। और मैंने एक चीज वहाँ ऑब्जर्व की, मैं खुद भी कोविड में बहुत पीड़ित रहा। मैंने अपनी मदर को, भाई को कोविड में खो दिया, और मेरी फैमिली के लिए डिजास्टर था, मेरे लिए भी डिजास्टर था। वहां मैंने जाके देखा, एक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा, मेरे लोगों से मैं बात करता था, ग्रामीणों से, मैंने पूछा कि भाई खासकर जो वेटलैंड के किनारे जितने गांव थे वहां के लोगों से, तो पता चला कि वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही कमाल की बात थी, बहुत अद्भुत बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद वहाँ के लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नो डाउट कि लंग्स पे ही कोविड का सबसे ज्यादा असर था। और रेस्पिरेटरी बहुत स्ट्रेंज है कि इतनी बड़ी बात हुई और वहां पर किसी ने कोई रिसर्च भी नहीं करी, जबकि पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही थी कोविड के दौरान, आज भी चल ही रही है कि क्या क्या हुआ। हाँ, ये एक बड़ा रोचक तथ्य है। मैं तो चाहता हूं कि कोई बड़े लेवल पे इस तरह का सर्वे हो, और फिर उसके बाद जो वेटलैंड का इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा कि वेटलैंड कितने महत्वपूर्ण। मैं हमेशा से मानता हूं कि वेटलैंड
ना कि वहाँ के जीवों के लिए, वहाँ के पक्षियों के लिए जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण से भी और मानव जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वेटलैंड के किनारे बसे गांव उसके बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं, खासकर जैसे कोविड वाली बात मैंने कही। और सबसे बड़ी बात है कि वेटलैंड खुद एक चीजें मतलब उनके वेटलैंड में इतनी रिचनेस है कि वो जो हमारा लिवलीहुड का जो मिशन है खासकर गांव में, उसको काफी बड़े आयाम पर ले जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। अब तो गवर्नमेंट थोड़ा काफी कुछ सपोर्ट कर रही है, लेकिन आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के जो पूरे प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आते होंगे। पहले हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाते हैं वेटलैंड्स को प्रमोट करने के लिए या उनको आगे करने के लिए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। एक्चुअल में मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए मैं हाँ, आप बेहतर बता भी सकते हैं। मैं बेहतर तो बता पा रहा हूँ, और रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल होते मेरी कुछ सीमाएं हैं जी। क्योंकि मुझे अपने जो शासकीय कार्य हैं, उनके दायित्व हैं, जिसको निभाना है, पहले वो करना होता है, और फिर मैं अपने व्यक्तिगत समय में ये सारी चीजें करता हूँ जब मैं समय निकाल करके। तो चैलेंजेस कई तरह के हैं, जैसे समय, टाइम प्रबंधन जो है हमारा, जो समय का प्रबंधन है, और टाइम मैनेजमेंट एक हमारा बड़ा इशू है। उसके अलावा एक खर्चीला शौक है, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करें, बड़ा खर्चीला शौक है। और फिर लोगों को जागरूक करना, खुद भी इन्वॉल्व रहना लगातार इन सब चीजों में, क्योंकि जब तक आप लगातार इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, इन चीजों को करना इतना आसान नहीं है, खासकर कंजर्वेशन के लिए जब आप कोई काम करते हैं। तो कई बार ऐसे मतलब मैं कैसे बताऊं, एक आध बार तो ऐसा हुआ है कि कुछ वेटलैंड के किनारे गांव वालों ने मुझे कुछ ऐसा ट्रीट कर लिया कि जैसे लगा कि मैं उनका दुश्मन हूं, मैं पता नहीं क्या उनको बता रहा हूं। तो कभी कभी घबराहट भी होती है कि अरे यार, ये व्यक्ति यहाँ आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग गांव में कुछ ऐसे चीजें वो कर रहे होते हैं कि उनको लगा कि यार ये कैमरा वगैरह लेकर के आता है, कहीं ऐसा ना हो कोई वीडियो या फोटो बना दे तो वो बाहर आ जाए। तो हालांकि मैं कभी इस तरह का काम करता नहीं हूँ, मैं उल्टा उनको समझाता ही हूँ कि ये आपका गांव है, आपका तालाब है, आपका वेटलैंड है। तो कभी कभी इस तरह से मैंने मतलब इस चीज को फील किया है। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं मेरे लिए टफ है, कभी कभी ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ तो मेरी अपनी सीमाएं हैं, मैं उस सीमाओं में रह के काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। अच्छा, इस चीज को प्रमोट करने के लिए आपको नहीं लगता कि हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी? अब प्रतीक जी मिल गए हैं, करेंगे प्रमोट। नहीं, हम तो अपने एंड जो बेस कर सकते हैं करेंगे, लेकिन आई थिंक इससे पहले इतने साल तक किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या कारण नहीं हम उसको दरकिनार करते रहे? नहीं, लोग सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला इसमें कर रहा हूँ। हाँ, बाराबंकी में जरूर मैं कहूंगा कि बाराबंकी में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए मैं अभी तक तो मैं अकेला था, लेकिन अब कई और साथी जुड़ गए हैं मुझसे। एक मेरे मित्र हैं, एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, वो भी अब मेरे इस मिशन में जुड़ गए हैं। एक दो मेरे फॉरेस्ट के कुछ डिप्टी रेंजर हैं, मित्रवत संबंध है मेरे उनसे, वो जुड़ गए हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनको भी मैंने अपने मिशन से जोड़ा है। तो बाराबंकी में कुछ मीडिया पर्सन्स भी अब जुड़ गए हैं। कुछ मीडिया पर्सन्स को मैं वेटलैंड के किनारे भी ले गया। तो बेसिकली जब तक आप वेटलैंड के किनारे नहीं जाएंगे तब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मजा तो तब आता है जब आप, और सही बताएं प्रतीक जी, अगली बार हम लोग जो पॉडकास्ट करेंगे तो किसी वेटलैंड के किनारे करेंगे, बिल्कुल, तो मजा आएगा। और मुझे लगता है सर्दियों में वेटलैंड का मजा 4 गुना हो जाता है। मैं इसीलिए, असल में अभी मौसम वैसा नहीं था तो मैंने सोचा पहले फर्स्ट राउंड इधर कर ही लें, फिर सर्दियों में इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, काम करने का एक तरीका होता है, जो अपने आप में उनका भाई ठीक है, प्रोसेस है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डोंट यू थिंक कि ऐसी चीजों के लिए एक अलग से कुछ बनाना चाहिए? आई एम श्योर अभी यूपी टूरिज्म बहुत कुछ कर रहा है इस पर। नहीं, बाराबंकी के डीएम साहब पहले जो थे उन्होंने बहुत कुछ करा, अभी भी हो रहा है, बट हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? नहीं, नो डाउट सरकार की अपनी एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ एक वेटलैंड अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे, वो काम कर रही है, और जिले में जिला वेटलैंड कमेटी भी है जिसके अध्यक्ष खुद डीएम होते हैं। इसी कारण से तत्कालीन डीएम जो सर थे सत्येंद्र कुमार साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था जी, और उनको लगा कि यार मेरे जिले में कोई काम करने वाला व्यक्ति है और वो इतनी सारी जानकारियां मुझसे मुफ्त में जो है दे रहा है, सरकार को प्रोवाइड करा रहा है। चूंकि
मैं खुद काफी समय से लगा हुआ था और आपसे पहले भी जो डीएम रहे मैं उनसे भी हमेशा मिला हूँ, लेकिन सर का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वो रहा है सत्येंद्र सर का। और उनके हालांकि वो यहाँ से चले गए, भी बनारस डीएम हो गए हैं, लेकिन फिर भी सर का वो रहा। और अभी जो वर्तमान में डीएम साहब हैं, मैं उनसे भी एक दो बार मिला हूँ और सर से फिर मिल करके देखेंगे बाराबंकी में कैसे काम हो सकेगा। कई अथॉरिटीज हैं, कई मंच हैं और काम हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत बड़ा टास्क है। मतलब सरकार ही सब कुछ नहीं करती है, देखिए ऐसे समझिए, सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं और सरकार की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जनता जब तक खुद जागरूक नहीं होगी और जनता नहीं इन्वॉल्व होगी डायरेक्टली, तब तक बहुत मुश्किल है सरकार के लिए भी काम करना। और सरकार तो अपना बेस्ट दे ही रही है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं और जैसे सारा संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है, सारा हमारा स्टेट बर्ड है। वेटलैंड का अभी जैसे मैं बाबा आपने बात की, जैसे 12 वेटलैंड है बाराबंकी में जी। मुझे लग रहा है दिसंबर 23 में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है उसकी बैठक हुई थी, उसमें शायद ये बात निकल के आई थी कि 9 जिलों में 50 वेटलैंड हम नोटिफाई करेंगे, अधिसूचित करना जिसको बोलते हैं। तो वो नोटिफिकेशन के बाद उनके कंजर्वेशन के लिए वन विभाग के पास ज्यादा ताकत, प्रशासन के पास ज्यादा ताकत मिल जाएगी और कुछ उनको राइट्स जो है जुड़ जाएंगे। अभी जैसे बाराबंकी के 12 वेटलैंड्स हैं, जैसे जिसमें भगार है, सराय बरई है, सराही झील है, बनगवा है, खुर्दमऊ है, सलारपुर है, कमरामा है, और ये सब ऐसे 12 वेटलैंड हैं जिनको अधिसूचित होने की कार्रवाई अभी शासन में, प्रशासन में चल रही है। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, मुझे लग रहा है इस साल 1-1.5 महीने 2 महीने में हो सकता हो वो हो भी जाए। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, बशर्ते कि जनता को भी थोड़ा सा उसमें प्रयास करना चाहिए। मैं खासकर आप देखेंगे कि वेटलैंड जितने हैं शहरों में, तो अब वेटलैंड बचे नहीं हैं शहर के किनारे, लेकिन जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो जो भी वेटलैंड है सब ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो मैं आपके तरफ से मैं जरूर ये कहूँगा कि वहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ के अगर उनका रोल थोड़ा और बढ़ जाए वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर के, तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वेटलैंड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात हमें आम जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि हम नासमझी में हम वेटलैंड को बर्बाद कर रहे हैं। नासमझी में कभी कभी किसान जो है वो मछली पालन और सिंघाड़े की खेती के चक्कर में पेस्टिसाइड वगैरह डाल देता है, उसके जो मौलिक स्वरूप है उसको चेंज कर देता है। पता चला झील को तालाब बना दिया, छोटे छोटे पॉन्ड में बना दिया। अभी जैसे सगरा वेटलैंड है, उसका परसों पेपर में, न्यूज़पेपर में भी ये बात आई थी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना होगा, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेंगी ये समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। लेकिन हाँ ये है कि मीडिया के माध्यम से, जैसे प्रतीक जी आप खुद, आपके इतने मैंने देखा कि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहता हूँ और फॉलोअर्स हो जाएं। अरे हम तो ये बातें जो है नहीं ज्यादातर लोगों तक पहुंचेंगी। हाँ, ये देखिए हमारा पॉडकास्ट करने का मतलब ही यही है कि हम चाहते हैं कि वो बात लोगों तक पहुंचे बिल्कुल, जो उनके लिए जानने योग्य है, जो उनको जानना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब वेटलैंड्स, आपने बताया इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए कई तरीके से करना चाहिए। आप अपनी फोटोग्राफ के थ्रू कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो जैसे हम लोग कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, और क्या हो सकता है? कोई और रास्ता आपको लगता है कि ये रास्ता भी बचा है जिस पे हमें काम करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक रास्ता और है हमारे पास, जो मैं हमेशा से मानता हूँ। स्कूल के बच्चों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल हैं, वो ज्यादातर बहुत सारे, मेरा मानना है कि वेटलैंड के किनारे तमाम ऐसे स्कूलों को हमें चिन्हित करना चाहिए, सरकारी स्कूलों को, इवन की प्राइवेट स्कूलों को भी। और स्कूल के माध्यम से अगर हम किसी तरह से अपने जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उसमें अगर हम वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए या नेचर कंजर्वेशन के लिए कुछ ऐसा ऐड ऑन कर दें, और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हम किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से सरकार के कार्यक्रमों से जोड़े, वेटलैंड कंजर्वेशन के कार्यक्रमों से जोड़ेंगे। आई थिंक स्कूल में एक पिकनिक का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, उस पिकनिक पे वहां पर ले जाकर बच्चों को अगर थोड़ा सा एजुकेट करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम आने वाली पीढ़ी इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेरी बेटियां जिस स्कूल में पढ़ती हैं,
उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी मेरी बात हुई थी, जी। तो उनको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा मैम किसी वेटलैंड के किनारे कोई अगर बच्चों का कोई प्रोग्राम आपके यहाँ करा दिया जाए तो उससे दो चीजें हो जाएंगी, एक तो जी। उनका एक पिकनिक का भी वो हो जाएगा और दूसरा वो वेटलैंड कंजर्वेशन से भी जुड़ जाएंगे और वेटलैंड के महत्व को भी समझेंगे। तो उन्हें मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। हालांकि फिर देखेंगे, फिर टाई अप करेंगे। अभी जब सबसे बढ़िया टाइम सर्दियों में अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक का वेटलैंड का जो टाइम होता है आफ्टर मानसून बहुत अच्छा रहता है। माइग्रेटरी बर्ड्स जब बाहर से आ जाती हैं, जो हमारी सेंट्रल एशिया से, मंगोलिया से, चाइना से, और करीब बाराबंकी के लगभग जितने वेटलैंड्स हैं सब में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। और प्रतीक जी एक कमाल की बात बताऊं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोग जाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने भी वाला था। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको इन्हीं सर्दियों में, मतलब मैं अगर एक दो बर्ड्स को छोड़ दूं, जो जैसे पेलिकन है और एक साइबेरियन क्रेन वगैरह है, अगर उनको मैं छोड़ दूं तो सारी बर्ड्स जो भरतपुर में दिखती हैं वो बाराबंकी में। मैं उसी पर आ रहा था कि आपने तो इतनी सारी बर्ड्स को देखा होगा बड़े करीब से, कैमरे के लेंस से, तो जो सफाई से एक तस्वीर ठीक आपके पीछे है, अगर जाते जाते इसकी फोटोग्राफ ले लेंगे तो इतनी खूबसूरत तस्वीरें आपने की। तो ये चिड़ियाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से आती है, इसकी भी थोड़ी डिटेल दीजिए ताकि लोगों को पता तो लगे कि हम क्या मिस कर रहे हैं। देखिए बर्ड्स के बहुत करीब तो नहीं जा सकते हैं, लेंस के थ्रू हम जरूर उनके करीब पहुंच जाते हैं जी। देखिए बाराबंकी में मैंने 250 से 250 प्लस स्पीसीज, बर्ड्स स्पीसीज, 250 प्लस स्पीसीज मैंने स्पॉट की है। और माइग्रेटरी बर्ड्स में करीब 32 माइग्रेटरी बर्ड्स मैंने स्पॉट कर ली है लगभग, जिसमें डक्स हैं, वेडर्स हैं, अलग अलग तरह से, कुछ वुड बर्ड्स होती हैं, और एक दो बर्ड्स तो ऐसी हैं जो मैंने पहली बार स्पॉट की हैं और इस बार कुछ न्यूज़पेपर्स ने उनको स्पॉट भी किया था। अच्छा जी जी, जैसे एक थ्रश एक बर्ड है जो उत्तराखंड वगैरह में मिलती है, नैनीताल में, वो यहाँ मिल जाती है। एक बर्ड ईटर फ्लाई कैचर एक बर्ड है, वो भी सर्दियों में आ जाती है माइग्रेट होकर के। और कमाल की बात है कि कुछ डक्स हैं, जैसे ग्रेलैक गीज मेरा बहुत पसंदीदा पक्षी है। मैं उसको, मतलब मैं उसका दीवाना हूँ कह लीजिए। क्या बात है, ये भाभी को पता है? वो जानती है कि ये आदमी पागल टाइप का है। ये पक्षी कभी कभी वो चिड़ी मार भी मुझे कह देती है। हमने कहा मैं चिड़ी मार नहीं हूँ, चिड़ी यार हूँ कह लो। ग्रेलैक गीज जो है एक हमारे यहाँ एक वेटलैंड है सराय बरई, बहुत 14 हेक्टेयर का बहुत छोटा वेटलैंड है, बहुत ही प्यारा वेटलैंड है। मैं पिछले 10-12 सालों से मैं उन बर्ड्स को वहाँ पे देख रहा हूँ और उनको ट्रैक कर रहा हूँ। मतलब वहाँ आप जब भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इनका टेरेस्ट्रियल ग्राउंड है बहुत सालों से, जैसे वो आते रहे हजारों सालों से। और ये है भी एक फेनोमेना है और एक चक्र चल रहा है हजारों सालों से, जो माइग्रेशन का है चक्र। पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके जो पक्षी हैं वो अपने आने वाले जो जनरेशन्स को वो माइग्रेट करने का एक फेनोमेना है। जैसे नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न उत्तरी जो गोलार्ध में जब सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं पीक पर, तो वो माइग्रेट करते हैं। और बेसिकली माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है खाना। ओके। तो वहां पे बर्फ वगैरह इतनी हो जाती है तो उनकी फूड में जो है कमी होती है। तो जो हमारे खासकर इंडिया में जो दक्षिण एशिया के जो प्लेन वाले पार्ट है, मैदानी क्षेत्र है, वो उसके भंडार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी डक्स हैं जो माइग्रेट करती हैं, और वो सब वेजिटेरियन हैं। ओके। वो मछलियां बहुत ही एक दो शायद माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो करती हैं, सब वेजिटेरियन हैं। इस बात को हमारा किसान नहीं जानता। जो मछली पालने वाला है, मछली पालक, पट्टा धारक, उसको ये बात नहीं पता है। तो वो जाने अनजाने में उनको उड़ा देता है, उनको टिकने नहीं देता। उनको लगता है कि वो उनकी मछलियां खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डक्स तो मछलियां खाते ही नहीं है, डक्स तो वीड्स खाते हैं, जो उनके जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वेज है। तो वो ये चीजें लोगों तक जानी चाहिए। मुझे लगता है वो आपके माध्यम से अब जाएगी प्रतीक जी। और बहुत सुंदर है, अगर आप बर्ड्स को बहुत करीब से देखेंगे, बहुत उनका, तो आपको भी प्यार हो जाएगा। मतलब मैं शुरुआत में जब जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मैं उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इन सब चीजों में, तो मुझे खुद ही लगने लगा कि नहीं यार, किसी को तो सोचना पड़ेगा
तो बाराबंकी, मुझे लगा कि अगर बाराबंकी में मैं कर सकता हूँ तो ये धीरे धीरे एक एग्जाम्पल सेट होगा बाराबंकी से, और ये बाहर स्प्रेड आउट होगा, आप लोगों के माध्यम से जाएगा ही, मीडिया है। और रही बात आपके जो प्रश्न था कि कुछ बर्ड्स हैं, जैसे मैं एक और बर्ड का नाम लूंगा, नॉर्दर्न पिंटेल एक बर्ड है जिसको सीक पर बोलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक मतलब एक आंकड़ा है, डेटा है कह लीजिए कि शायद सबसे ज्यादा शिकार उसका बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ, बहुत ज्यादा, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ के मैंने देखा है कि उनके अगर आप फोटोज या उनके कुछ वीडियोस देखेंगे तो वहाँ बाकायदा कैंपिंग करके लोग शूटिंग मतलब करते हैं, और बड़ा खराब लगता है कि डक्स बेचारी जो माइग्रेट होके हजारों किलोमीटर का जो सफर तय करके आपके यहाँ आ रही हैं, आप उनको पहले से गन लेकर के बैठे हुए हैं, और क्या दिल है क्या कलेजा है उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। अभी हाल ही में एक मतलब मैंने कुछ डक्स को देखा कि वो बेचारी मरी थी, क्या रीजन था मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत दुख होता है। और हजारों किलोमीटर, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े झुंडों में वो आती हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर के पूरे भारत में वो फैलती हैं, जो दक्षिण एशियाई देश है। बाराबंकी लकी है क्योंकि हमारे पास वेटलैंड बहुत हैं, और अगर हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे तो दो चीजें हम खो देंगे। एक तो जो हमारा हमारा जो मानवीय जीवन है उस पे हम और ढेर सारी समस्याएं पैदा कर लेंगे, और दूसरा हम उनका प्रवास और निवास दोनों छीन लेंगे। तो एट लास्ट हमसे पहले उनका हक है उस वेटलैंड पर, उन जो हजारों सालों से, तब तो देश भी नहीं था, संविधान भी नहीं था, वो हजारों सालों से माइग्रेट करके हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो बहुत चिंता का विषय है और हमें अब इसमें गंभीर होना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है, और सरकार की भूमिका तो है ही है, सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, खासकर जिला प्रशासन और जिले में जो सब डिवीजन ऑफिस है या तहसील जिसको कह ले सकते हैं, तहसील हो गई, रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। उनके माध्यम से अगर हम जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है। कभी कभी फाइनेंशियल जो वित्तीय संसाधन है उसकी कमी है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जागरूकता होगी तो खुद लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो चीजें छोटी मोटी हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। यही अफसोस होता है कि पहले इंसान को समझ आता नहीं है, फिर जब वो परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाती है, फिर जैसे कभी भगवान न करे दोबारा से ऐसी कोई कोविड या एक और कुछ पैंडेमिक आएगा, तब हमें एहसास होता है कि अरे हमें अपने ही आसपास के जीव जंतु को और पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए था, वेटलैंड्स को बचा के रखना चाहिए था। बट आई थिंक आपकी ये बहुत अच्छी पहल है, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में हम इसके बारे में और अच्छी बातें करेंगे। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर हम लोग कहीं और जाकर और वेटलैंड्स के बारे में और भी जानकारी आप जागरूक जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।